नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों के बारे में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले कैबिनेट ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय देवघर में ही होगा। आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। एक करके मैं प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। एक पहला जो प्रस्ताव है वो उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का है। इसमें विभाग अंतर्गत सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10% आरक्षण लागू करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास कल सुबह दुमका प्रवेश द्वार में श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। परंपरा के मुताबिक श्रावणी मेले का उद्घाटन आषाढ़ मास के पूर्णिमा को होता है, किंतु आज चंद्र ग्रहण होने के वजह से इसका उद्घाटन सावन माह के पहले दिन किया जाएगा। झारखंड निर्माण के बाद यह दूसरा मौका है जब सावन के पहले दिन श्रावणी मेले का उद्घाटन किया जा रहा है। श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री इस पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर आने की अपील सभी श्रद्धालुओं से की है। विश्व स्तरीय श्रावणी मेला जो आज 17 जुलाई से शुरुआत हो रही है, सारी सुविधा जो हमारे श्रद्धालु राज्य से, देश से, दुनिया से जो श्रद्धालु आएंगे उनकी पूरी चिंता करते हुए इस 12 ज्योतिर्लिंग देवघर जो आध्यात्मिक नगरी है, इस 12 ज्योतिर्लिंग को जिसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, तो आप झारखंड देवघर पधारें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं समस्त देशवासी, समस्त झारखंडवासी शिव भक्तों से अपील करता हूं कि आप आध्यात्मिक नगरी देवघर झारखंड आएँ। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर झारखंड में भी भगवा पताका फहराने की कवायद में जुट गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ संताल में 18 सीट जीतने का मास्टर प्लान तैयार कर उस पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 65 पार के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में दुमका सीट जीतने के बाद बीजेपी अब विधानसभा में भी संथाल पर काबिज होने की जुगत में है। 14 में 12 सीट हम जीतने में कामयाब हुए। नेतृत्व तो हमारे पास रघुवर दास जी साहब व्यक्तित्व है, तो दूसरे तरफ कार्यकर्ताओं की मेहनत है और सरकार के काम और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत, ये दोनों मिलाकर के ही हम सफलता का मापदंड तय करते हैं। इसलिए पिछले लोकसभा में भी हम 2 लोकसभा में हम चुनाव आज जीते हैं। आज भी हमारे विधायकों की संख्या ज़्यादा है वहाँ, इसलिए हम और इजाफा कैसे करें, हम और कैसे बेहतर करें। संथाल पड़ना की गरीबी, अशिक्षा, वहाँ की कई मूलभूत समस्याएं, उन सब चीज़ों पर हम लड़ रहे हैं। संघर्ष कर वहाँ पर के जो आदिवासी परिवार हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उत्थान कैसे किया जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक परिपक्वता कैसे आए, इसके लिए हम लगातार काम। जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आजसू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पेयजल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहीस ने जनता की समस्याओं को सुना और इनका जल्द से जल्द समाधान निकालने का भी निर्देश दिया। आज कई लोगों ने यहाँ अपना बातों को रखा है, खास करके पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या के साथ साथ और कई मामले यहाँ आया है। मैं उन तमाम जनता दरबार में उपस्थित सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके भावनाओं को आदर करते हुए, आपका समस्या को सुनते हुए निश्चित रूप से उनका समस्या का समाधान निदान करने का प्रयास सरकार के स्तर से किया जाएगा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जोरों शोरों से लग गई है और इसी को लेकर राजधानी रांची में युवा कांग्रेस ने युवा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया,
जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी AICC सचिव कृष्णा अल्लावरू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BV श्रीनिवासन, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव सहित प्रदेश यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। राजधानी रांची में युवा कांग्रेस ने युवा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस खास मौके पर लोहरदगा विधायक और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत से हमारे संवाददाता मनीष झा ने खास बातचीत की। हमारे साथ है सुखदेव भगत जी, जो लोहरदगा से वर्तमान विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो लोकसभा में जो परिणाम आया सर कांग्रेस के लिए, वो फिर से ना दोहराया जाए, इसके लिए आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आज जिस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आयोजित है मंथन मतलब विचारों का मंथन है एक, और जो आज गांधीयन के साथ जो गांधीयन थॉट जिसे कहा जाए, उस विचारों का हम लोग संवाहक हैं। और हमारे साथ है प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गौरव जी हैं, और सारे युवा साथीगण हैं और प्रभारी लोग हैं। उसमें इन्हीं चीज़ों का है कि कैसे जो परिस्थितियाँ विपरीत है, और गांधी जी ने कहा कि साध्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो है साध्य के साथ साधन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे कहा जाए कि भाई हम गलत चीज़ों के साथ हम कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करें। तो जो मंथन है उसमें हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो, और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आमजनों की जो समस्याओं, उन समस्याओं को लेकर हमको कैसे आगे बढ़े, उन समस्याओं के निदान के क्या रास्ते हो सकते हैं। और हम संविधान में विश्वास रखते हैं कि संविधान सबों का है, और संविधान को एक कागज़ में वो शब्दों के केवल उसमें शब्द समाहित नहीं है, वो ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे मूल्य समाहित है जिनके माध्यम से देश को आगे लेके चलना है। तो मंथन के पीछे वही मंशा है कि हम उन विचारों को पुनः एक लोगों में, जिसे कहा जाए, जब निराशा का जो भाव आ जाता है, जब परिणाम अनुकूल नहीं होते, निराशा का भाव है, लेकिन युवा साथी हैं, उनमें जोश है, उन निराशा के भाव को दूर करना है। और साथ ही साथ पुनः जिसे कहा जाए कि अगले कदम के लिए, कोई भी अगले कदम में हमें आगे बढ़ना, और कोई भी रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह ना हो। तो ये मंथन के पीछे वही मकसद है। अगर मंथन की बात करें तो ये 2 दिवसीय मंथन, इससे कितनी बूस्टअप मिलेगी कार्यकर्ताओं की? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ लोगों में जो जोश मैंने देखा है, और अलग अलग सेक्टर, जैसे आज जो लोगों से कनेक्टिविटी की बात हम करें, तो सोशल मीडिया की बात करें, उसके सोशल मीडिया से हम कैसे जुड़े, कैसे हम उन इश्यूज़ को भी लोगों तक लाएं, और जो हमारे जैसे राष्ट्र निर्माण में हमारी जो भूमिका है, उनको हम कैसे आगे लेके जाएं, फ्यूचर प्लान हमारा क्या है, जैसे क्या हम, जैसे लोग की अपेक्षाएँ होती हैं, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ें। और एक बात और करना चाहेंगे, ये जो मंथन है, कहीं न कहीं युवा साथी एक चिंगारी जिसे आग लगाती है, तो मंथन के माध्यम से लोगों में जो जिसे निराशा को जो भावों से दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर, अगर चुनाव की बात करें, सर जो चुनाव आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव है सर, इसके लिए सर कांग्रेस क्या तैयारियाँ कर रही है? सर देखिए, मैं एक बात तो क्लियर है, जो बातें हुई है कि महागठबंधन का एक स्वरूप जिसे तय करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिसे कहा जाए तकनीकी रूप से हम लोग सब कुछ हम लोग तैयारी हो चुकी है। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और सेशन हमारा शुरू है, उस बीच मैं समझता हूँ कि एक अंतिम दौर की बातें होंगी। फिर जैसा हमारा आलाकमान का निर्देश होगा दिल्ली में, फिर उसने एक जिसे कहा जाए कि एक ठोस रूप वो ग्रहण कर लेगा। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अभी भी सर संशय बने हुए हैं, सर इस पर क्या कहेंगे? सर अभी प्रदेश अध्यक्ष तो हैं हमारे, उसमें कहाँ कोई बात, कोई नए तो बने नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से राहुल जी ने पद त्यागा है, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो हमारे अध्यक्ष नहीं है। लेकिन हम लोग तो अभी भी उन्हीं को अध्यक्ष मान के चल रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि वो आगे हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि राहुल जी ही जिसे कहा जाए कि सारे कांग्रेस जनों में एक नई संचार, नई जोश भर सकते हैं, और उन्हीं में जैसे सबसे कैपेबल जो हम कहते हैं लोग, जो नए लोग जो जुड़ते हैं कांग्रेस में, राहुल जी को देख के जुड़ रहे हैं लोग। सर, अगर महागठबंधन की बात करें सर, कुछ 2 से 4 दिन पहले सर बैठक हुई थी जेएमएम की, उन्होंने सर साफ कहा है कि हमने 41 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। सर वो सांकेतिक रूप से सर कह डाले हैं, कह दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? जैसे मैं समझता हूँ कोई अगर मांग करे तो मांग करने में बुराई नहीं है, लेकिन जब आप कोई भी महागठबंधन का जो स्वरूप जब आएगा तो उसमें सबको जिससे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जैसे कहा जाए कि सामंजस्य आपस में बैठेगा तभी वो स्वरूप लेगा। तो उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है,
कांग्रेस कहेगा हम 30 सीट पर लड़ेंगे, हम 35 सीट पर लड़ेंगे। तो हर एक दलों का ये है अपनी बातों, कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसे वहाँ वो प्रकट करते हैं, लेकिन अंततः वही हो जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप जो होगा वही वहाँ पे मान्य होगा। सर बीजेपी से केंद्रीय नेतृत्व आए थे सर, जेपी नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के लिए सर 65 प्लस का ये दिया है, उन लोगों को कि नारा दिया है 65 प्लस का। सर इस पर कांग्रेस कहाँ मानती है सर? वचनम किम दरिद्रम, मैं समझता बोलने में क्या है, उसमें दरिद्रता क्यों दिखा, वचन में दरिद्रता क्यों भाई? 65 प्लस क्या, वो 100 प्लस भी बोल दे। तो मैंने कहा कि वचनम किम दरिद्रम, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और हर एक दल अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। हम तो चाहेंगे कि भाई हम वहाँ पे 81 सीटों पे हम जीते हैं, यूपीए गठबंधन जो है 81 सीट जीते, हम तो यही चाहेंगे ना। सर अगर तैयारी की बात करें तो बीजेपी सर तैयारी अपना शुरू कर दी है, और जहाँ महागठबंधन की बात करें, सर कांग्रेस की बात करें, तैयारी सर कहीं नहीं दिख रही है सर। मैं समझता हूँ जो कमज़ोर लोग होते हैं वो ज़्यादा तैयारी करते हैं, जो मजबूत होते हैं वो तैयार हमेशा रहते हैं। क्या लगता है सर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी सर? आप 3 महीने बाद देखेंगे। देखिए ऐसा मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मैंने कहा कि चुनाव, अगर आप लोकसभा चुनाव हारे हैं, हर एक चुनाव अलग होता है, विधानसभा के चुनाव कुछ और होंगे। आप 3 महीने पहले आपने देखा होगा, आप राजस्थान में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं किए। तो हर एक चुनाव अलग होता है। आपने उड़ीसा का भी देखा होगा, लोकसभा में कुछ और परिणाम रहे, विधानसभा में कुछ और परिणाम रहे। तो आने वाले समय में विधानसभा परिणाम आप देख लें, कुछ परिणाम उसका जस्ट विपरीत रहेगा। सर आप कितने आश्वस्त हैं सर महागठबंधन में आप कांग्रेस पार्टी शामिल होकर चुनाव लड़ेगी? नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त ये बातें आई थी महागठबंधन का, और आज भी हमें मतलब श्योर हैं कि महागठबंधन से ही चुनाव लड़ी जाएगी, आगामी चुनाव। और सर जेएमएम नेता की बात करें, विधायक सर कुणाल सारंगी, उन्होंने खास तौर पे पब्लिकली बोला है कि कांग्रेस से गठबंधन ना करके पार्टी अकेली लड़ेगी तो उन्हें फायदा होगा। सर हर एक व्यक्ति को अपनी बातें रखने का, जैसे कहा जाए कि अधिकार है, और वो कोई ऑथराइज नहीं है। और मैंने कहा कि जब आपस में लोग बैठते हैं तो उसमें तय होता है, और व्यवहारिक तरीके से वहाँ पर तय होगा। तो अगर उनके कार्यकर्ता क्या बोले, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले, वो तो जेएमएम बेहतर जानेंगे ना। सर ये प्रदेश अध्यक्ष पर बताइए सर, कब तक ये संशय छटेगा सर? कुछ अभी भी सर संशय बनाओ कार्यकर्ताओं में सर, वो प्रदेश में रहेंगे नहीं रहेंगे सर, गुट बढ़ चुकी है सर इसमें भी। देखिए निश्चित रूप से कोई कैप्टन जो है, कैप्टन होने से लगता है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कैप्टन है, कांग्रेस पार्टी कैप्टन जो है, वो हमारी विचारधारा है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो काम तो हम कर ही रहे हैं। अब ये पार्टी आलाकमान, और आज भी हमारे जब तक कोई नए प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष वही है। और यहाँ कहाँ पे कहीं बात आई है कि कोई उनको प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा, ना दिल्ली ने कभी कहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष तो है। सर उनका इस्तीफा तो उन्होंने भेज दिया है, तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन सर उन्होंने राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा है, उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ सर। वो कार्यकर्ता वही संशय बना हुआ सर कि कब तक बादल छटेगा। मैंने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं की गई है, तो हमारे अध्यक्ष तो वही हैं। ये थे हमारे साथ सुखदेव भगत जी, उन्होंने चुनाव पे खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि क्या परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी में, किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, किससे निपटेंगे, किस प्रकार। सनमार लाइव के लिए मनीष झा, रांची से। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयानबाजी करना, वीडियो बनाकर अपलोड कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना यह काफ़ी आसान हो गया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आरोपी ऋचा पर देखिए सनमार्ग लाइव की यह रिपोर्ट। फेसबुक पर किसी विशेष धर्म के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार छात्रा ऋचा भारती को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की अदालत से जमानत मिल गई है, और इसके साथ ही छात्रा ऋचा भारती को 5 कुरान की प्रतिलिपि बांटने को कही गई है। छात्रा को पिठोरिया के अंजुमन इस्लामिया के समक्ष एक प्रतिलिपि देनी है, और बाकी 4 कुरान की प्रतिलिपि रांची के किसी भी पुस्तकालय में 15 दिनों के अंदर देनी होगी। कोर्ट के तरफ से कंडीशन रखा गया है कि 5 कुरान लड़की खरीदेगी, 1 कुरान बुक जो है पिठोरिया थाना के अंजुमन इस्लामिया जो भी होंगे, चाहे कार्यालय में जाके जमा करेगी, प्रशासन के साथ जाएगी और वहाँ से एक रिसीविंग लेगी। बाकी रेस्ट जो है, रेस्ट 4 कुरान जो है वो अन्य लाइब्रेरी में जा कर के कंसर्निंग थाना के माध्यम से जाएगी, और वहाँ वो लाइब्रेरी से भी रिसीविंग लेगी, और रिसीविंग 5 जो है, 5 रिसीविंग 15 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट कर देना है। बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जजमेंट है। अभी जजमेंट की हमने पूरी कॉपी नहीं देखी है, इसलिए कोई विस्तृत टिप्पणी देना उचित नहीं है, लेकिन मीडिया में जो बातें चल रही हैं तो
मुझे नहीं याद कि ऐसा कभी कोई जजमेंट आया हो कि आपको किसी धार्मिक ग्रंथ की कॉपीज बांटनी होंगी, ऐसा हमने कभी नहीं सुना देश के इतिहास में। मुझे लगता है ये फिट केस है अपील करने के लिए। बहरहाल जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही कोई विस्तृत टिप्पणी देना उचित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और इस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन जहां एक पोस्ट के जरिए दो समुदायों के बीच दूरी बढ़ी थी, वहीं अदालत के सशर्त जमानत के बाद फिर से कहीं न कहीं दोनों समुदायों को एक करने की कोशिश की गई है। सनमार्ग लाइव के लिए फैजल की रिपोर्ट। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। गुरु ही हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान कराते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रांची में लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु का विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा पे। हमारे साथ हैं एक श्रद्धालु हैं जो पहाड़ी मंदिर में भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन हम इनसे जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का क्या विशेष महत्व है और इनके गुरु कौन है। आपके गुरु कौन है? भोले बाबा। आपके गुरु भोले बाबा हैं? भोले बाबा है। पूर्णिमा का दिन है, सावन का महीना चालू हो गया आज से। भोले बाबा के दर्शन करने आए थे पूर्णिमा के दिन। आज के दिन अच्छा लगा भोले बाबा के। हम तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से रहने वाले आदमी, बहुत दूर के आदमी यहाँ आए हैं। भोले बाबा के दर्शन हो गए अच्छी तरह से। आपके जीवन में आपके गुरु का क्या महत्व है? भोले बाबा ही सब कुछ है ना। गुरु तो वही है ना, सबसे बड़ा गुरु तो वही होते हैं ना। वही जो कृपा उनका है तो सभी गुरु हैं। तो इनका कहना है कि भोले बाबा ही इनके गुरु हैं और इन पर भोले बाबा की ही कृपा है। हमारे साथ एक महिला है, महिला श्रद्धालु, वो भी यहाँ दर्शन के लिए आई हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इनके गुरु कौन हैं। आपके गुरु कौन है? भोले बाबा। आपके गुरु भी भोले बाबा हैं। क्या मांगा आपने आज अपने गुरु से? वही बाल बच्चा के थोड़ा अच्छा रहे आवे। गुरु पूर्णिमा का जैसे मैंने आपको बताया कितना विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है पंडित माधव शास्त्री जी। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा का क्या कुछ विशेष महत्व है? गुरु पूर्णिमा बहुत सी विशेष महत्व है। जैसे कहा गया है, धन्या माता पिता धन्यो, धन्यम गोत्र कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी जत तस्यात् गुरु भक्तिता। हम लोग ऐसे हैं कि हमारे माता पिता धन्य है जो हमारे जैसे पुत्र को उत्पन्न किए, और हम ऐसे इस पृथ्वी पर वसुधा देवी पर बसते हैं जहाँ के हम लोग यहाँ पे गुरु को मानते हैं। और इस पर गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया आज गुरु पूर्णिमा है और मैं इस वक्त पहाड़ी मंदिर में हूँ। गुरु पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। लोग अपने गुरु को याद करते हैं, लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुरु पूर्णिमा को लेकर हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। गुरु का क्या है कि अपने जीवन में एक खास महत्व होता है। गुरु के लोग शुरू से, मैंने जैसे एक दोहा कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसमें क्या है कि गुरु जो हैं उनके अपने जीवन में एक विशेष महत्वता है। लोग गुरु को याद करते हैं। गुरु ही जो हैं वो जीवन में एक सीख देते हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक जो आपको एक सीख मिलती है, एक परिवार के बाद, माँ के बाद, वो आपको आपके गुरु से मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है। अब देखिए मेरे पीछे गुरु पूर्णिमा को लेकर हवन हो रही है, पूजा हो रही है। लोग अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि लोग याद करते हैं क्योंकि जो उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, हम स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर भी गुरु हैं। आप अगर किसी को अपना आइडल मानते हैं तो वो भी आपके गुरु हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु का जो विशेष महत्व है वो कितना खास है। गुरु पूर्णिमा के दिन ये महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। हमारे साथ महिला श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके गुरु कौन है और गुरु पूर्णिमा के दिन क्या विशेष महत्व है गुरु पूर्णिमा का। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु तो अब नहीं है, चल गए स्वर्ग। गुरु बाबा पहाड़ी हैं। डेली आते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, जलढरी करते हैं, चंदन लगाते हैं, बेल पत्र, और खूब प्रेम से पूजा करते हैं 10 मिल के। सब लोग मिल के पूजा अर्चना करते हैं। आपके गुरु अब नहीं रहे तो आप याद करती हैं उन्हें? हाँ, गुरु को वो एकदम साजबाज लगाते हैं। आए गुरु पूर्णिमा के गंगा जल से नहाते हैं, गुरु का आरती करते हैं, गुरु को टिक्का लगाते हैं, गुरु से मांगते हैं कि गुरु ये फल हमको देना। तो गुरु बोले आज जप करा के हवन कराना है।
अच्छा। तो इनके गुरु ने कहा कि आज जप कराकर हवन कराना है, इसलिए आज इन्होंने यहाँ पर हवन पूजा अर्चना रखी है। अब देखिए मेरे पीछे हवन पूजा अर्चना हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि गुरु पूर्णिमा का क्या कुछ विशेष महत्व है। आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो आपको आपके गुरु ही देते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक गुरु का एक मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।